चलिए, रिविजन ऑफ द चैप्टर इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन सेक्शन नंबर 206 से शुरू होता है हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर। और सबसे पहला सेक्शन 206, इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ 206, 207, 208, 209, all these sections relate to inspection and inquiry. There are three terms involved in this particular chapter: inspection, inquiry and investigation, and all three carry a different meaning. इंस्पेक्शन और इंक्वायरी, इंस्पेक्शन हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इंक्वायरी हम क्या करते हैं, लोगों की करते हैं। एंड इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो दैट इज समथिंग वे मोर एग्जॉस्टिव, वे मोर एक्सटेंसिव, वे मोर डिटेल्ड। तो बहुत डिटेल में जो एग्जामिनेशन होता है वो हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है। हमारे इनिशियल के जो सेक्शंस हैं वो इंस्पेक्शन और इंक्वायरी से जुड़े हुए हैं। सेक्शन 206, 7, 8, 9, 210 से मतलब 210 से जो हमारे लास्ट तक सेक्शन है सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन के हैं। ऑफकोर्स उसमें कुछ कुछ पार्ट इंस्पेक्शन और इंक्वायरी पे भी एप्लीकेबल होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें जो हैं वो हमारी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंस्पेक्शन की। अगर तो कंपनी ने कोई डॉक्यूमेंट फाइल किया, कंपनी डॉक्यूमेंट्स फाइल करती ही रहती है आरओसी के साथ पास, या फिर आरओसी को किसी और सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली, कोई भी डॉक्यूमेंट मिला, उस डॉक्यूमेंट को देखने समझने के बाद आरओसी को लगता है कि नहीं इसमें कुछ कमी है और हमें और इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो आरओसी क्या करती है, पहली रिटन नोटिस कंपनी को भेजती है, इंस्पेक्शन की नहीं, इंक्वायरी की नहीं, सिर्फ और इंफॉर्मेशन मांगने की। तो कंपनी उसके प्रेजेंट प्लस पास्ट ऑफिसर्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो इंफॉर्मेशन भेज दे, कितने टाइम पीरियड के अंदर भेज दे, जो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है। हो सकता है वो रिप्लाई करें, हो सकता है वो रिप्लाई ना ही करें। अगर उन्होंने रिप्लाई किया भी तो भी हो सकता है वो रिप्लाई आरओसी को लगे कि सेटिस्फैक्ट्री है, और हो सकता है आरओसी को लगे कि नहीं ये तो अभी भी पूरा नहीं हुआ रिप्लाई, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, राइट। तो रिप्लाइड विद इन टाइम, और कुछ एक्सटेंशन लेने के बाद रिप्लाइड विद इन एक्सटेंडेड टाइम, और नो रिप्लाई। अगर नो रिप्लाई है तो भाई सीधे यहाँ आ जाते हैं। रिप्लाई में हमें चेक करना होता है सेटिस्फैक्ट्री है, इनएडिक्वेट है या अनसेटिस्फैक्ट्री। अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बट अगर इनएडिक्वेट रिप्लाई है, अनसेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई है, या फिर रिप्लाई ही नहीं है, तो इन तीनों सिचुएशन में आरओसी रिकॉर्ड करती है रीजंस कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, और सेकंड नोटिस कंपनी को भेजती है। सेकंड नोटिस क्या होती है, सेकंड रिटन नोटिस होती है टू प्रोड्यूस बुक्स एंड अकाउंट्स फॉर इंस्पेक्शन। यहां से हमारा शुरू होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या करती है, कैसे करती है आरओसी? इंस्पेक्शन में आरओसी एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट करती है और कैरी आउट करती है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है भाई, बुक्स ऑफ पेपर्स वगैरह हमने मंगाए हैं उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे, निकालेंगे चीज़ों को जो भी हम निकालना चाहते हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है बेसिकली ये अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ अफेयर्स, फ्रॉड, स्कैम्स, इन सबको डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। जब सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं तब हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर नहीं चल रही हैं देन वी नीड टू फाइंड आउट द रीजंस कि क्यों नहीं चल रही हैं, क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो इंस्पेक्शन का स्कोप इतना ही है, इंक्वायरी का स्कोप इतना ही है, इन्वेस्टिगेशन का स्कोप इतना है। इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन जो हमारे बड़े बड़े फ्रॉड्स और स्कैम्स होते हैं, कॉरपोरेट स्कैम्स होते हैं, उन सब के लिए भी यहाँ पे प्रोविजन बनाया हुआ है। एंड प्रोविजन क्या है कि हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बना दिया है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है अगर छोटा मोटा इन्वेस्टिगेशन है, सबसे पहले तो इंक्वायरी है, हो गई चलो इंक्वायरी, इंस्पेक्शन है, हो गया चलो इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन की रिपोर्ट आई, सीजी को लगा कि अरे नहीं यहाँ पे तो बहुत गड़बड़ है, तो इन्वेस्टिगेशन करो, मतलब डिटेल में फिर और एनालाइज करो। तो इन्वेस्टिगेशन भी किसके द्वारा करवाना है, एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट करें, या फिर ये बहुत सीरियस है एक स्पेशल डेडिकेटेड एजेंसी जो हमने बनाई है SFIO उनको दे दे। तो सीजी हैज टू मेक दिस चॉइस, ठीक है। तो थोड़ा सा बाद का बैकग्राउंड आपको दे दिया है ताकि आपको पहले की चीज़ें भी बहुत अच्छे से समझ में आए। सो सबसे पहला सेक्शन था हमारा सेक्शन 206, जिसमें हमने क्या किया, पहले इन्फॉर्मेशन कुछ मांगी थी, उस इन्फॉर्मेशन पे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो और इन्फॉर्मेशन मांगते हैं ताकि वो इंस्पेक्शन कैरी आउट कर सके। इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, सेक्शन 207 के हिसाब से उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं विद रिकमेंडेशन
रिकमेंडेशन में वो ये बोल सकते हैं कि देयर इज अ फर्दर नीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन या देयर इज नॉट अ फर्दर नीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन है, सीजी इससे बाइंड नहीं होता है, ठीक। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो खुद भी क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कैरी आउट करा सकते हैं, ठीक। तो वो खुद भी क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज ईदर आरओसी कैन डू इंस्पेक्शन और सम इंस्पेक्टर कैन डू इंस्पेक्शन, ठीक है। तो आरओसी खुद भी इंस्पेक्शन कर सकता है, एक कोई इंस्पेक्टर जो सीजी ने अपॉइंट किया वो भी इंस्पेक्शन कर सकता है। दूसरा पार्ट आता है हमारा सेक्शन 206 में ही, विच इज इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या होता है, कोई भी पर्सन है उसने रिप्रेजेंटेशन दिया, कोई इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास आई एंड रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड कि भाई बिजनेस फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉडुलेंट तरीके से हो रहा है, या कोई नॉन कंप्लायंस है, या लोगों के ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब अगर मुझे भी प्रॉब्लम है तो मैं आरओसी को क्या करूँगी, कंप्लेन कर दूंगी कि मैं लगातार इतने टाइम से कंपनी को बोल रही हूँ मेरा डिविडेंड नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, कंपनी सुन ही नहीं रही है मेरी। तो मैंने कंप्लेन की विद एविडेंसेस, आरओसी को लगा हाँ ये बात तो सही है, तो आरओसी ने कंपनी को बताया कि आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा है, उन्होंने सेटिस्फाई कर दिया अपने रिप्लाई से, तो ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उनको ऑफ बीइंग हर्ड कंपनी को, और उसके बाद उनके अगेंस्ट इंक्वायरी की जाएगी, इंक्वायरी जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं। एंड सीजी में ऑल्सो डायरेक्ट इंक्वायरी, उसके लिए वो इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। सो अगेन वी कम टू द कंक्लूजन कि भाई इंस्पेक्शन हो या इंक्वायरी हो, वो आरओसी भी कर सकता है, वो इंस्पेक्टर भी कर सकता है। तो थ्रू आउट द एक्ट, थ्रू आउट द चैप्टर हम कहीं कहीं ऐसा पढ़ते हैं कि आरओसी लिखा है, कहीं कहीं पढ़ते हैं कि इंस्पेक्टर, मतलब वही है। कैसे करना है इंस्पेक्शन या इंक्वायरी, ये हमको मिलता है सेक्शन 207 में। व्हेन आफ्टर ऑर्डर ऑफ इंस्पेक्शन और इंक्वायरी इज पास्ड अंडर सेक्शन 206, रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर ये क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पेपर्स वगैरह मंगाते हैं और इंस्पेक्शन इंक्वायरी कमेंस करते हैं। जो डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ड्यूटी होती है कि वो सारे बुक्स एंड पेपर्स प्रोड्यूस करें, सारी इन्फॉर्मेशन दे, सारी असिस्टेंस दे। अगर उन्होंने डिसओबे किया तो इम्प्रिजनमेंट एंड और फाइन होता है, और अगर उन्होंने ओबे किया और सब चीज़ फॉलो की तो रजिस्ट्रार क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रार शैल हैव द सेम पावर्स एज ऑफ सिविल कोर्ट। मतलब वो डॉक्यूमेंट्स को बुला सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, दे कैन समन, डिस्कवरी एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, राइट, समन पीपल, टेक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मोर ओवर बुक्स उन्होंने ली हैं, बुक्स वो वापस करेंगे, दे कैन ऑल्सो मेक कॉपीज, प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एंड कैरी आउट योर इंस्पेक्शन और इंक्वायरी, राइट। आफ्टर दिस यू विल सबमिट अ रिपोर्ट। कौन रिपोर्ट सबमिट करेगा भाई, आरओसी या इंस्पेक्टर, जो भी कैरी आउट कर रहा था इस इंस्पेक्शन और इंक्वायरी को, वो ही क्या करेगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा। किसको सबमिट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं, द पावर हैज़ बीन डेलीगेटेड टू रीजनल डायरेक्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी ऐसे भी बोल सकती है कि नहीं, इंस्पेक्शन के दौरान मुझे बीच में भी रिपोर्ट चाहिए तो मुझे आप इंटरिम रिपोर्ट भी दो, तो इंटरिम रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है। एंड बाकी अदरवाइज तो आपको क्या करना है, जब आपका इंस्पेक्शन और इंक्वायरी खत्म हो जाए तो एट द कंक्लूजन आपको सबमिट करनी ही करनी है फाइनल रिपोर्ट, राइट। नाउ दिस रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर ऑल्सो हैज द पावर टू सर्च एंड सीज। अगर उनके पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं टू बिलीव कि कंपनी के, केएमपी के, डायरेक्टर के, ऑडिटर के, सीएस के, इनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं भाई वो कोई ख़राब कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, तोड़ देगा, मरोड़ देगा, गलत कर देगा, उसमें कोई गलत एंट्री कर देगा, उसको छुपा देगा, कुछ भी कर देगा, डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलेटेड, ऑल्टर्ड, फॉल्सिफाइड, सीक्रेटेड, तो आप क्या करिए, स्पेशल कोर्ट की परमिशन लीजिए। बिना स्पेशल कोर्ट की परमिशन के आप कहीं पे भी घुस के सर्च नहीं कर सकते। आप स्पेशल कोर्ट की परमिशन लीजिए एंड देन यू कैन सर्च प्लेसेस। वहाँ पे अगर आपको कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसको सीज कर लीजिए। कंपनी को बोलिए ये हम लेके जा रहे हैं, कंपनी को अगर उसकी फोटोकॉपी करानी होगी तो फोटोकॉपी कराने दीजिए और लेके निकल लीजिए, लेके निकल लीजिए, आपके पास ये पावर है। पर हाँ, कितने टाइम तक आप रखोगे, आपको क्या करना है, वापस करना है। वापस कितने टाइम तक करना है, 180 डेज के अंदर अंदर करना है। वापस करने से पहले आप आइडेंटिफिकेशन मार्क्स उस पर लगा सकते हो और उसके बाद आप रिटर्न कर दोगे। आपको दोबारा चाहिए, यू कैन कॉल इट अगेन, यू कैन कॉल इट अगेन, ठीक। तो ये था हमारा इंस्पेक्शन और इंक्वायरी के प्रोविजंस कि कब कर सकते हैं, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, रिपोर्ट किसको देनी होती है, एंड और एक्स्ट्रा पावर्स ऑफ सर्च एंड सीजर, राइट।
नाउ आफ्टर दिस इंस्पेक्शन इंक्वायरी हैज़ बीन डन, इसकी जो रिपोर्ट आती है ना, इसकी जो रिपोर्ट आती है उसको देख के सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हमको इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करना चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर सकते हैं। उसके लिए वो इंस्पेक्टर अपॉइंट करते हैं, ठीक है, और वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे सेक्शंस हैं। सेक्शन 210 इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी when CG has to make a choice. Investigation into affairs of the company when CG assigns the case to SFIO. 213 investigation into affairs of the company when we make an application to NCLT and NCLT gives direction to CG कि इन्वेस्टिगेशन करना है। उसके बाद आता है सेक्शन 219 एंड सेक्शन 216, ये हमारे अलग सेक्शंस हैं। इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ अदर रिलेटेड कंपनीज एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू मेंबरशिप, तो ये दो अलग सेक्शंस हैं हमारे, थोड़े से इससे अलग। बाकी अगर हम इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी की बात करें तो 3 सेक्शंस हैं। एक SFIO का सेक्शन, जब सेंट्रल गवर्नमेंट SFIO को केस दे देती है 212। एक हमारा ये वाला सेक्शन 210, जहां पे रिपोर्ट देख के सीजी को लगता है या फिर कंपनी को खुद चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन हो, तो कंपनी के मेंबर्स SR पास करके देते हैं सीजी को, तो सीजी डिसाइड करती है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और पब्लिक इंटरेस्ट में भी सीजी डिसाइड कर सकती है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये 3 ग्राउंड जहां पे सीजी हैज अ चॉइस, मे डिसाइड इन्वेस्टिगेशन। एंड लास्ट वाला पॉइंट जो सेक्शन 210 में आता है वो ये आता है कि एनसीएलटी ने कोई प्रोसीडिंग चल रही थी, उसके दौरान एनसीएलटी को लगा कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। अब ऑर्डर पास कर दिया तो करना ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सीजी के पास चॉइस नहीं होती, सीजी मस्ट डू इट। तो ये 4 ग्राउंड्स हमारे सेक्शन 210 में आते हैं, सेक्शन 210 में आते हैं। ये देखो, ये 4 ग्राउंड्स हमारे सेक्शन 210 में आते हैं, जिसमें से 3 ग्राउंड्स में सीजी के पास चॉइस होती है, 1 ग्राउंड में सीजी के पास चॉइस नहीं होती है। तो सीजी ऐसे केस में क्या करेगी, फिर अपॉइंट करेगी इंस्पेक्टर और इन्वेस्टिगेट करेगा वो अफेयर्स ऑफ द कंपनी और रिपोर्ट बनाएगा, जैसे उनको बनानी है। रिपोर्ट के बड़े आगे सेक्शन दिए हुए हैं हमें। एंड मे असाइन टू SFIO इफ नेसेसरी, तो सेक्शन 212 में आता है वो। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 213। पहले हम 13 पढ़ रहे हैं, उसके बाद 12 पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है, पीपल, जैसे यहाँ पे मेंबर्स ने SR पास करके सीजी को एप्लीकेशन दी, यहाँ पे मेंबर्स, एलिजिबल मेंबर्स क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एनसीएलटी को एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो एनसीएलटी सीजी को ऑर्डर करती है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट सेक्शन 213 हैज। कंपनी विद शेयर कैपिटल, कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। कंपनी विद शेयर कैपिटल में कम से कम 100 मेंबर्स और मेंबर्स विद 10% वोटिंग पावर, एंड विदाउट शेयर कैपिटल में 1/5 ऑफ मेंबर्स, दे बिकम द एलिजिबल मेंबर्स। ये विद रीजंस एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में मेक एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल। तो ये ट्रिब्यूनल को एक एप्लीकेशन देते हैं। पहला ग्राउंड ये है। दूसरा ग्राउंड ये है कि कोई और पर्सन अदर दैन मेंबर्स, कोई भी और पर्सन वो भी क्या कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल अगर यहाँ पे सेटिस्फाइड होते हैं कि जिसने मेंबर ने एप्लीकेशन दी है तो जेन्युइन एप्लीकेशन दी है, हाँ बिजनेस फ्रॉड है या कंपनी बनी है अनलॉफुल पर्पस के लिए, ऑपरेशन चल रहा है, या मैनेजमेंट और प्रमोटर फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं, या मेंबर्स को आधी अधूरी जानकारी दी जा रही है, पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है जिसका उनको हक है, तो इन ग्राउंड्स पे अगर सेटिस्फाइड होते हैं या फिर ये वाली एप्लीकेशन पे, दोनों सिचुएशन में ट्रिब्यूनल कंपनी को एक मौका देता है कि भाई आपका क्या कहना है, और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर ट्रिब्यूनल इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास करते हैं तो ट्रिब्यूनल इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, वो सीजी को ऑर्डर करते हैं, और सीजी क्या करते हैं, इंस्पेक्टर को अपॉइंट करते हैं और क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कराते हैं। ठीक है, सो सीजी इज बाउंड टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन एंड अपॉइंट इंस्पेक्टर हु शैल रिपोर्ट टू सीजी। अगर इसमें फ्रॉड डिटेक्ट होता है तो वो पर्सन्स 447 के लिए लायबल होते हैं अनडाउटेडली। नाउ वी कम टू समथिंग कॉल्ड एज SFIO। SFIO क्या है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। सेक्शन 211 में इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया। कॉम्पोजिशन क्या है, डायरेक्टर हैं, एक्सपर्ट्स हैं एंड एम्प्लॉयज हैं, राइट, एंड दे आर एम्प्लॉयड ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब्ड। वो सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेक्शन 212 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
कब कब SFIO के पास केस आ सकता है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट मिलती है इंस्पेक्शन या इंक्वायरी की, या कंपनी में SR पास हुआ होता है, या पब्लिक इंटरेस्ट में, ये बड़ा जनरल सा ओपन पॉइंट हो जाता है, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ CG/SG से रिक्वेस्ट आती है। तो ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगा कि ज़रूरी है तो वो इन्वेस्टिगेशन किससे कराते हैं? SFIO से कराते हैं, इंस्पेक्टर से नहीं कराते हैं। जब SFIO इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है तो कोई भी और एजेंसी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, सब रोक देते हैं, सारे अपने पेपर्स ट्रांसफ़र कर देते हैं SFIO को। जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होती है आज तक, सब की सब क्या कर देते हैं? SFIO को दे देते हैं। ठीक है, SFIO क्या करता है? SFIO का सबसे बड़ा हेड कौन हुआ? डायरेक्टर। डायरेक्टर अपॉइंट करता है यहाँ पे इंस्पेक्टर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हो। वो क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा उस मैनर में जो प्रिस्क्राइब्ड है। मैम उसके पास क्या क्या पावर होती है, मतलब वो कहाँ जा सकता है, किससे डॉक्यूमेंट मांग सकता है, क्या क्या कर सकता है? उसके पास वो पावर होती हैं जो सेक्शन 217 में लिखी हुई है, 217। सो विल रीड दैट लेटर। ठीक है, वो पावर्स होती है। अदरवाइज अगर हम बात करें तो भाई डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉई, असिस्टेंट्स तो आपको देंगे ही देंगे। इसके अलावा सेक्शन 212 सब सेक्शन 6 वेरी इंपॉर्टेंट में हम एक यूनिक चीज पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट में जो आपने कहीं नहीं पढ़ी होती है, अरेस्ट की बात। इसमें जो ऑफेंसेस हैं कॉग्निजेबल, यू कैन अरेस्ट द पर्सन विदाउट वारंट, यू कैन अरेस्ट द पर्सन विदाउट वारंट। तो अगर आपके पास ग्राउंड है टू बिलीव कि हाँ कोई पर्सन गिल्टी है, किसी ने कोई क्रिमिनली लायबल है, किसी ने कोई धोखाधड़ी की है, फ्रॉड किया है जो इस सेक्शन में लायबल है, तो आप क्या कर सकते हो? कौन कर सकता है? नॉट बिलो असिस्टेंट डायरेक्टर, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डायरेक्टर, ये क्या कर सकते हैं? ये अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को। ओके, नाउ अरेस्ट करते हो आप, तुरंत आपके पास कुछ मटेरियल होगा ना जिसके बेसिस पे आपने अरेस्ट किया। ऐसे ही आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो, उसके अगेंस्ट भी बहुत एक्शंस लिए जाते हैं, तो ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते हो। तो आपके पास जो भी मटेरियल है जिसके ग्राउंड्स पे आपने बिलीव किया है कि हाँ मैं अरेस्ट कर रहा हूँ इसको, हाँ दैट पर्सन इज क्रिमिनली लायबल, दैट पर्सन इज लायबल फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, तो वो मटीरियल अरेस्ट ऑर्डर आप SFIO को तुरंत भेजते हो। एंड साथ साथ जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया उसको 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करते हैं? हम मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं। अब जब हम प्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे उनका लॉयर भी आएगा और वो अब बोलेगा कि बेल दे दो, बेल दे दो, बेल दे दो। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंडीशंस आ जाती है बेल की, कि बेल ऐसे ही ग्रांट नहीं की जाएगी, क्योंकि संगीन जुर्म है, सीरियस ऑफेंस है, तो ऐसे ही बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मौका नहीं मिलता इनको अपोज करने का। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील, SFIO की तरफ से जो वकील हुआ वो क्या करेगा? जाके अपोज करेगा कि नहीं नहीं इनको बेल नहीं देनी चाहिए। तो वो अपोज करता है, और अपोज करने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं यार ये दोषी नहीं है, ही इज नॉट गिल्टी, तो इसको बेल दे दी जानी चाहिए, इसको बेल दो। और एक बात और कि अगर इसको हम बेल दे भी देंगे तो ये बाहर जाके कोई क्राइम नहीं करेगा, तो वाइल ही इज ऑन बेल ही विल नॉट कमिट एन ऑफेंस। तो अगर इस बात का पुष्टिकरण कोर्ट अपने आप को लिए कर पाती है, सेटिस्फाइड होती है, तो क्या करती है? बेल देती है। यहाँ पे रिलीफ मिलता है सिक, इन्फर्म, बिलो 16 ईयर्स एंड वुमेन। तो इन 4 लोगों को क्या मिलता है? एक रिलीफ मिलता है कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपोज करने का मौका नहीं भी मिला, स्पेशल कोर्ट चाहे तो उनको मना कर दे, नहीं आप अपोज नहीं करो, इनको तो बेल मिलेगी मिलेगी, तो स्पेशल कोर्ट के डिस्क्रिशन पे हो जाता है। ठीक, चलिए, सो ये एक स्पेशल चीज़ है जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद इस सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट की जाती है। रिपोर्ट में सारी चीज़ें लिखी होती है, इंटरिम रिपोर्ट भी दी जाती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करे तो। रिपोर्ट में अगर फ्रॉड का मेंशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट SFIO को बोलती है कि जिसने फ्रॉड किया उसके सबके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करो, सबको सज़ा दिलवाएंगे हम। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो जाता है। और अगर किसी पर्सन को बेनिफिट मिला है, मतलब किसी को अनड्यू फायदा मिल गया है, कोई डायरेक्टर है किसी को अनड्यू फायदा मिल गया है, तो हम क्या करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट NCLT को एप्लीकेशन देगी कि इसके अगेंस्ट डिस्गॉर्जमेंट ऑर्डर्स पास करिए। डिस्गॉर्जमेंट ऑर्डर्स मतलब इलीगल तरीके से जो आपको पैसा मिला है ना उसको हम रिकवर करेंगे, आपसे वापस लेंगे। ठीक है, आपने फ्रॉड किया और उसमें आपको फायदा हुआ 4 करोड़ का, तो अब हम ये 4 करोड़ आपसे निकलवाएंगे। ठीक, ओके।
नाउ वी हैव सेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेंबरशिप और ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। ये क्या है, कई बार ऐसा होता है, अच्छा कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि ये रिविजन क्लास है और मैं अपनी स्टोरीज़ में, अपनी कहानियों में, अपने एग्जाम्पल्स में डूबती चली जाती हूँ, फिर मुझे याद दिलाना पड़ता है अपने आप को कि ना बेटा इतना भी नहीं, ये रिविजन क्लास है। तो ये स्टोरीज, एग्जाम्पल्स, ये सब हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं इन आवर मेन क्लासेस, है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या है भाई, किसी पर्सन ने कंप्लेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट सीओ मोटू, रेफरेंस बाय एनसीएलटी। इस सिचुएशन में सीजी शैल ऑर्डर, यहाँ पे सीजी मे ऑर्डर, वो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेंबरशिप ऑर्डर कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि कितना स्कोप, कितना टाइम पीरियड है। एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेंबरशिप का मतलब क्या है, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के रिकॉर्ड्स में दिख कुछ और रहा है एंड एक्चुअल बेनिफिट किसी और को मिल रहा है, तो हमें बताना है कि कौन फ्रॉड कर रहा है। तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा ना भाई कंपनी है किसकी, मतलब एक्चुअल में ये चला कौन रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है। तो हमें डिस्कवर करना होता है कौन है जो फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, कौन है जो कंट्रोल कर रहा है पॉलिसीज, कौन है जो बेनिफिशियल ओनर्स हैं। बेनिफिशियल ओनर वो होते हैं जिनका नाम तो रिकॉर्ड्स में नहीं होता है बट उसका बेनिफिट उनको पास ऑन हो रहा होता है, ठीक है। इसके लिए हमने सेक्शन 89, 90 ये सारी चीज़ें भी पढ़ी है, ये उससे एक कदम आगे है। सीजी क्या करेगा, इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा, हु शैल इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर्स रिलेटिंग टू मेंबरशिप एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। अब जब हम मेंबरशिप इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमको कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते हैं सिक्योरिटीज़ पे, क्योंकि हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि ये जो शेयर्स हैं ये किसके हैं। वो शेयर्स कल उसके हो गए, फिर उसके हो गए, फिर उसके हो गए, फिर उसके हो गए। अरे रोको भाई, रोकोगे तब ना पता चलेगा, आज यहाँ कल वहाँ, तो कैसे करेंगे, हम उसको रोकना पड़ेगा। तो इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन अंडर 216, मतलब जब इंस्पेक्टर मेंबरशिप इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसके दौरान, या फिर कोई भी पर्सन कंप्लेंट करता है, कोई भी पर्सन बोलता है कि नहीं ये जो शेयर्स है ना ये कुछ ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जहाँ पे ये कंट्रोल कर रहे लगेंगे कंपनी को। कई बार ऐसा होता है ना, यहाँ से हम शेयर्स खरीद रहे हैं, यहाँ से खरीद रहे हैं, कुछ अपने भाई के नाम पे, कुछ रिलेटिव, कोई फ्रेंड के नाम पे, कोई इसके नाम पे, कोई इसके नाम पे, और बड़े सारे शेयर्स खरीद लिए हमने, तो हमारे पास एक अच्छा खासा मेजॉरिटी आ गई। अब हम कंट्रोल करने वाले कंपनी को, तो रातों रात क्या हो गया, सिक्का ही पलट गया। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं, तो कोई कंप्लेंट कर देता है अगर, और ट्रिब्यूनल को लगता है कि नहीं इन सिक्योरिटीज़ के बारे में तो पता लगाना पड़ेगा और इनके बारे में हम पता नहीं लगा सकते जब तक हम इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएं, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगी, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, पर मैक्सिमम 3 साल का रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको हमेशा याद रखना होता है कि रिस्ट्रिक्शन 3 साल तक का ही लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता है, ठीक। ओके, सेक्शन 219, सेक्शन 219 पहले हमने इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स पढ़ा, सेक्शन 210, 212, 213। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन इनटू मेंबरशिप पढ़ा 216। अब हम पढ़े इन्वेस्टिगेशन इनटू अदर कंपनीज 219। तो इतने सारे 5 सेक्शंस हमने इन्वेस्टिगेशन के ही पढ़ लिए और ऊपर इंस्पेक्शन इंक्वायरी तो अलग चीज़ थी। सेक्शन 219 कोई भी इंस्पेक्टर जो अफेयर्स इन्वेस्टिगेट कर रहा हो कंपनी के 210, 212, 213 में, 210 मतलब जो सीजी को एप्लीकेशन थी, 212 मतलब एसएफआईओ वाला, 213 मतलब एनसीएलटी को एप्लीकेशन थी, एनसीएलटी ने सीजी को बोला वो वाला। कंसीडर्स नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनीज, उनको लगता है कि रिलेटेड कंपनीज के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। रिलेटेड कंपनीज कौन सी होंगी, वो नहीं होंगी जो हम रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में पढ़ते हैं, यहाँ पे वो होंगी जो लिखी हुई हैं, दैट इज सब्सिडियरी होल्डिंग और सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग, एमडी, मैनेजर, एम्प्लॉय, एनी बॉडी कॉर्पोरेट बीइंग मैनेज्ड बाय द एमडी और मैनेजर, body corporate whose board of director includes the nominees, or the body corporate whose board of director acts on the direction of director। यहाँ पे ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट आता है, यहाँ पे इज वॉज दोनों आता है, रिमेंबर, राइट। मतलब आज आप इस कंपनी के भी डायरेक्टर हो और एक दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट के भी मैनेजर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर इसके, मैनेजर इसके, तो ये दोनों कंपनीज क्या हो गई, आपस में रिलेटेड हो गई। अगर हम इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसके दौरान हमको लगता है कि हमको इसका भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए टू फाइंड आउट द होल ट्रूथ, तो आप इसका भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ओके। और उसके बाद वो भी आप रिपोर्ट करोगे, वो भी क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे, राइट।
Then we have section 221. Then we have section 221. यहाँ पे ही शैल टेक अप्रूवल ऑफ सीजी, अनडाउटेडली आप एक प्रायर अप्रूवल लेते हो गवर्नमेंट का और उसके बाद आप वो कर सकते हो। सेक्शन 221 जैसा सेक्शन 222 था ना हमारा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने वाला, वैसा ही ये सेक्शन 221 है जहाँ पे हम फ्रीज कर देते हैं एसेट्स को। कैसे फ्रीज कर देते हैं एसेट्स को, मतलब हमें ऐसा शक है कि कंपनी क्या करेगी, अपना लैंड, बिल्डिंग, मशीन कुछ कैसे भी बेच देगी, कुछ डिस्पोज ऑफ कर देगी जो कंपनी के हित में नहीं है, कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के क्रेडिटर्स के हित में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल को बोला या कुछ मेंबर्स ने कंप्लेंट किया, वो मेंबर्स जो 244 में स्पेसिफाइड होते हैं, ये प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के केस में हम पढ़ते हैं, वो क्रेडिटर्स जिनका कम से कम 1 लाख का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है या कोई भी और पर्सन, ये क्या कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकते हैं। ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देंगे और ट्रिब्यूनल को अगर लगेगा, विश्वास होगा कि हाँ कंपनी कुछ एसेट्स रिमूव करना चाह रही है, डिस्पोज ऑफ करना चाह रही है जो कि हित में नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रिब्यूनल बोलेगा कि रिमूवल, ट्रांसफर, डिस्पोजल नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? अगेन मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन जो वो पुट कर सकते हैं वो है 3 साल का। मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस जो वो पुट कर सकते हैं वो है 3 साल का। सब में पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रोवेंशन आता है, ठीक है। तो कंपनी के ऊपर 1 से 25 लाख तक का फाइन लग सकता है भाई, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 3 साल तक की जेल हो सकती है। तो सब में पेनाल्टीज है जो आपको ध्यान में रखनी है और याद करना है। उसके बाद सेक्शन 220 सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंस्पेक्टर को लगा कि भाई बुक्स म्यूटिलेट हो सकती हैं, इट इज सेम एज 209 विद 2 डिफरेंसेस। पहला ये कि 209 में लिमिट थी कि जो डॉक्यूमेंट्स आप सीज करोगे वो 180 डेज के बाद वापस करने हैं, और दूसरी ये कि आरओसी या इंस्पेक्टर सीज कर सकते हैं बट उनको पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूवल, यहाँ पे कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे कोई लिमिट ऑफ 180 डेज नहीं है। ये हम पढ़ते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो हम पढ़ रहे थे आरओसी और इंस्पेक्टर के लिए। ये हम पढ़ रहे हैं भाई इंस्पेक्टर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आप समझ लो। Although the term inspector is only used throughout that, हो इंस्पेक्शन हो, इंक्वायरी हो या इन्वेस्टिगेशन हो, ठीक है। क्लियर? चलो नाउ इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट। भाई इंस्पेक्शन हो रहा है तो रिपोर्ट 208 में, इंक्वायरी हो रही है रिपोर्ट 208 में, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है रिपोर्ट 223 में, बट इन्वेस्टिगेशन बाय एसएफआईओ हो रहा है तो रिपोर्ट 212 में ही दी हुई है। अदरवाइज ऑल अदर इंस्पेक्टर्स के लिए ये हमारा रिपोर्ट का सेक्शन है कि वो क्या करेंगे, इंटरिम रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे अगर उनको सीजी कहता है तो, अदरवाइज क्या करेंगे, दे विल सबमिट अ फाइनल रिपोर्ट। द रिपोर्ट कॉपी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू सीजी, और रिपोर्ट ऑथेंटिकेट कैसे होगी, बाय सील और सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिक ऑफिसर। सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिक ऑफिसर कौन होता है, क्या होता है, प्रोसीजर कैसा होता है, सब मैंने बताया था। एक्शंस इन परसुएंस ऑफ रिपोर्ट। भाई इंस्पेक्टर की रिपोर्ट मिली इन्वेस्टिगेशन के बाद, अब इसके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है। देखो जब इंस्पेक्शन और इंक्वायरी की रिपोर्ट मिलती है तो उसके बाद सीजी डिसाइड करता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करना है या नहीं करना है ना। तो वो आगे कैरी आउट करते हैं, देखते हैं चीज़ें क्या हैं, और अगर कुछ केस होता है फ्रॉड का तो वो सारी चीज़ें हम वहीं पे देख लेते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसकी रिपोर्ट आई, उसके बाद क्या एक्शन लेना है। अगर एसएफआईओ ने इन्वेस्टिगेशन किया है तो क्या एक्शन लेना है सेक्शन 212 में पता चल जाता है। बट अगर इंस्पेक्टर ने इन्वेस्टिगेट किया है तो इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट बना के दी 223 के हिसाब से, और उसके बाद क्या एक्शन लेना है उसके अगेंस्ट वो हमें यहाँ पे मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट मिली, सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि ये लोग लायबल है, उनके अगेंस्ट वो प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करेंगे, मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स चल जाएंगे और फिर उनके वो सज़ा वज़ा दी जाएगी। दूसरा,
वो पेटिशन फाइल कर सकती हैं वाइंडिंग अप का कि भाई ये कंपनी को बंद करो, या वो ये बोल सकती हैं कि इसमें ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट चल रहा है तो उसका रिलीफ सीख करने के लिए एनसीएलटी को उन्होंने खुद एप्लीकेशन डाल दी या फिर इन दोनों में से दोनों भी डाल सकती हैं, दोनों भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है रिकवरी। कई बार ऐसा होता है कि भाई बड़ा नुकसान हुआ है तो किसने नुकसान किया है उससे आप डैमेजेस या कंपनी की प्रॉपर्टी को रिकवर कर रहे हो, दैट इज समथिंग विच इज पॉसिबल। एंड देन इंडेमनिफाई तो किया ही जाएगा, एंड वी ऑल्सो हैव डिस्गॉर्जमेंट। इंडेमनिफाई कैसे किया जाएगा? वन थिंग, चलो वो हम बाद में करते हैं। डिस्गॉर्जमेंट के सेम ऑर्डर्स जो हमने पहले पढ़े थे कि अगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से ये पता चलता है कि किसी को फ़ायदा हुआ है तो उससे हम फ़ायदे की रिकवरी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो रिकवरी हम कैसे करेंगे? सीजी क्या करेगी? ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन फाइल कर देगी कि आप फॉर ऑर्डर ऑफ डिस्गॉर्जमेंट की आप ऑर्डर पास करिए फॉर रिकवरिंग दैट अमाउंट एंड होल्डिंग हिम पर्सनली लायबल। ठीक, तो ये 4 एक्शंस हम पढ़ते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी के बिहाफ पे कोई डैमेजेस या कोई प्रॉपर्टी रिकवर करने का सूट फाइल किया है तो उस सिचुएशन में सीजी को इंडेमनिफाई भी किया जाएगा। नाउ वी हैव अनदर सेक्शन 225 जो बात करता है एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, एंड वी हैव अ सेक्शन 214 जो बात करता है सिक्योरिटी की। जब कंपनी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर, जब सीजी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करती है सेक्शन 210 का या सेक्शन 213 का, मतलब सीजी ने इंस्पेक्टर अपॉइंट किया है या फिर एनसीएलटी ने सीजी को बोला है तो सीजी ने इंस्पेक्टर अपॉइंट किया है, इन दोनों सिचुएशन में सीजी एप्लीकेंट को बोल सकती है कि भाई आप पहले सिक्योरिटी जमा करिए ताकि सीरियस एप्लीकेशंस आए। अगर आपका इल्ज़ाम सच हुआ तो आपको ये पैसे वापस कर दिए जाएंगे। सिक्योरिटी कितनी? 25,000 मैक्सिमम होती है, 214 में हम पढ़ते हैं उसका पूरा डिटेल। इसके अलावा मैम मान लीजिए प्रोसिक्यूशन हुआ, मतलब मान लीजिए किसी ने इल्ज़ाम लगाया, मेंबर्स ने एसआर पास किया और मेंबर्स ने बोला कि भाई हमारी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कराइए, तो वो इन्वेस्टिगेशन हुआ और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 4 डायरेक्टर ने फ्रॉड किया हुआ है, बड़ा तगड़ा वाला, ऑडिटर के साथ मिलके, ऐसा कुछ भी पता चला, तो अब हम क्या करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना खर्चा लगा पूरा का पूरा प्रोसीजर कैरी आउट करने में, इसका पैसा कहाँ से गवर्नमेंट निकालेगी? उसके लिए एक सेक्शन है, सेक्शन 225, जो बात करता है एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। जो पर्सन दोषी पाया गया वही उससे ले लो, जो कंपनी का आपने फायदा कराया, भाई कंपनी का पैसा लूट रहा था, कंपनी की प्रॉपर्टी पता नहीं कहाँ चली गई थी, आपने रिकवर करवाई, आप उससे ले लीजिए। इनफैक्ट आपने अगर कोई प्रॉपर्टी रिकवर करवाई तो उस पर आपका फर्स्ट चार्ज भी होगा, रिमेंबर दैट। दूसरा, द पर्सन्स हु आर मेंशन्ड और द एप्लीकेंट्स, राइट, अगर प्रोसिक्यूशन नहीं होता है तो ऐसा होता है, ठीक है, तो इन लोगों से आप रिकवरी करेंगे। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पैसा बेयर करती है, हाँ गवर्नमेंट पहले पे करती है बट उसके बाद रिम्बर्समेंट ले लेती है इन लोगों से, ठीक है। नाउ जो इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है उसके पास क्या क्या पावर्स होती हैं, वो कैसे कैसे काम करता है, वो इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है, और ये ड्यूटी बनती है सारे प्रेजेंट और पास्ट ऑफिसर्स की कि आप प्रिजर्व करेंगे बुक्स, आप प्रोड्यूस करेंगे बुक्स और पूरी की पूरी असिस्टेंस देंगे। इंस्पेक्टर जो बुक्स मंगाता है वो 180 डेज के लिए रख सकता है, फिर देना पड़ता है और फिर वापस आप मंगा सकते हो। रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीजर एंड कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। सीज मतलब आप घुसे और आपने सीज कर लिया, वहां पे कोई लिमिट नहीं है इन्वेस्टिगेशन के केस में, इंस्पेक्शन इंक्वायरी के केस में है, इन्वेस्टिगेशन के केस में नहीं है। बट यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट्स मंगा रहे हो तो इंस्पेक्टर 180 डेज से ज़्यादा नहीं रख सकता है, ठीक है। अगर आपको फिर से चाहिए तो आप फिर से मंगा लीजिए। आप लोगों को एग्जामिन कर सकते हो ऑन ओथ। जब हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो कंपनी का ऑफिसर है, कंपनी का एम्प्लॉय, आप उनको एग्जामिन कर सकते हो ऑन ओथ, बट आप किसी और पर्सन को एग्जामिन करना चाहते हो ऑन ओथ तो उसमें आपको परमिशन लगता है। सेम पावर्स होती है जो सिविल कोर्ट में के होती हैं। इसके बाद अलावा पुलिस है, अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट है, ये सब आपको असिस्टेंस देंगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप सीजी से बोलिए और आपको मिलेगा। एंड एन इम्पॉर्टेंट और अ फ्रेश पॉइंट,
दैट इज रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स। मान लीजिए हमें लगता है कि कोई सबूत फॉरेन में है, तो उस सबूत को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? अगर उस कंट्री के साथ गवर्नमेंट का रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट को बोलेंगे, हम अपने इंडियन कोर्ट को बोलेंगे, वो क्या करेंगे, फॉरेन कोर्ट को रिक्वेस्ट भेजेंगे, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। वो क्या करेंगे, वहाँ के बंदों को बुलाएंगे और उनसे पूछताछ करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे और हमें वापस भेजेंगे, और फिर हम अपनी वो रिपोर्ट में लगा के रिपोर्ट बना के दे देंगे। वैसे ही अगर उनको चाहिए हमसे कोई इन्फॉर्मेशन तो वो रिक्वेस्ट भेजेंगे, यहाँ का कोर्ट हमारे इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगा या फिर डायरेक्टली समन कर लेगा उस पर्सन को और एविडेंस कलेक्ट करके दे देगा, या इंस्पेक्टर को बोलेगा तुम इन्वेस्टिगेट करो, इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट बना के मुझे दो, एविडेंस कलेक्ट करके मुझे दो, हम फॉरवर्ड करेंगे फॉरेन कोर्ट को। तो ये रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होता है। इस तरीके से भी हम इन्वेस्टिगेशन के एविडेंसेस को और प्रोसीडिंग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देयर इज अनदर सेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 210, 212, 213, 216, 219, या फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट की पेंडेंसी है, तो ऐसे दौरान अगर कोई भी एम्प्लॉय के हित में काम नहीं होता है, मतलब उसका डिमोशन होता है, उसकी सैलरी कटती है, उसको सस्पेंड करते हैं, उसको डिसमिस करते हैं, कोई उसका टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज करते हैं जो उसके फ़ायदे में नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक आप ट्रिब्यूनल का परमिशन नहीं लोगे। ट्रिब्यूनल को आप एप्लीकेशन देते हो, ट्रिब्यूनल आपको परमिट या नॉन परमिट नहीं करती है। ट्रिब्यूनल क्या करती है, आपको नोटिस ऑफ ऑब्जेक्शन भेजती है। अगर नोटिस ऑफ ऑब्जेक्शन नहीं भेजा तो आप डिसमिस कर सकते हो, तो आप एक्शन ले सकते हो एम्प्लॉय के अगेंस्ट। कितने टाइम तक वेट करना होता है? 30 डेज। 30 डेज में अगर नोटिस ऑफ ऑब्जेक्शन आया तो यू कैन नॉट प्रोसीड विद, अगर नहीं आया तो नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में अगर हम ट्रिब्यूनल ने ऑब्जेक्शन रेज किया एंड कंपनी इज नॉट सेटिस्फाइड, तो आप क्या कर सकते हो, NCLAT को अपील कर सकते हो 30 डेज के अंदर अंदर। कोई भी अगर वाइंडिंग अप का प्रोसीडिंग चल रही है, SR पास हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आराम से इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है और चल भी सकता है। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन 227, जहां पे हम बात करते हैं लीगल एडवाइजर और बैंकर की। लीगल एडवाइजर से इंस्पेक्टर इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी ही कंपेल करके निकलवा सकता है कि अपने नेम और एड्रेस दे दीजिए क्लाइंट का। बैंकर से आप इतनी ही इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि आप बॉडी कॉर्पोरेट जिसका हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। बाकी कस्टमर्स की जानकारी आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये सब जानकारी क्या होती है, प्रिविलेज्ड होती है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन 228 बोलता है कि ये प्रोविजंस फॉरेन कंपनी पे भी लगेंगे। एंड 229 हमको पनिशमेंट बताता है, पेनाल्टी बताता है कि अगर किसी ने भी पूरे प्रोसेस के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट छुपाने की या कुछ गलत बयान दिया, कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी, कुछ गलत एंट्री की, कुछ भी गलत किया, धोखाधड़ी की, तो उसके ऊपर धोखे का सेक्शन लग जाएगा, विच इज सेक्शन 447, राइट। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर था इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन का।